जब प्यार सच्चा हो तो उसकी इमारतें वक्त से परे हो जाती हैं। ताजमहल को तो सब जानते हैं, प्यार का सफेद संगमरमरी चेहरा। लेकिन इसी आगरा की तंग गलियों में एक और ताजमहल छुपा है, लाल रंग का, खामोश, गुमनाम। इसकी ना कोई जय जयकार होती है, ना कोई सैलानी इसके सामने आंसू बहाता है। लेकिन इसकी नींव में दबा है एक औरत का टूटा हुआ दिल, जो अपने बिछड़े पति की याद में पत्थर पर प्यार की इबारत लिख गई। लाल ताजमहल ये सिर्फ ईंट और पत्थर का ढेर नहीं, ये उस प्रेम की निशानी है जो एक पत्नी ने अपने पति के लिए हिंदुस्तान की मिट्टी में छोड़ी। ना संगमरमर की चमक, ना ही चांदी सी रोशनी, पर इसके हर पत्थर में भी मोहब्बत की स्याही से लिखी एक कहानी छुपी है। और हर प्रेम कहानी को बादशाहों के संगमरमर की जरूरत नहीं, कभी कभी लाल पत्थरों में भी दिल धड़कते हैं। ये कहानी है एनी हैसिंग की, जिसने अपने प्रेम को अमर करने के लिए बनवा दिया लाल ताजमहल। एक ऐसी निशानी जो आज भी ताज नगरी में उस प्यार की गवाही देती है जिसे दुनिया ने शायद कभी समझा ही नहीं। लेकिन इतिहास तो वही होता है जो वक्त के धूल भरे पन्नों से बाहर निकाला जाए। और यही वजह है कि आज हम इस मकबरे की कहानी आप तक ला रहे हैं। लाल ताजमहल, यानी जिसे जॉन हैसिंग के मकबरे के नाम से जाना जाता है, आगरा के एक रोमन कैथोलिक कब्रिस्तान पादरी टोला या पांद्रे सांतो में है। 18वीं शताब्दी के अंत में जॉन हैसिंग एक डच मूल के सैनिक थे जो मराठा सेना में कमांडर थे। उनका निधन 1803 में आगरा में हुआ। उनकी पत्नी एनी हैसिंग, जो अपने पति से बेहद मोहब्बत करती थी, उन्होंने इस अपार प्रेम और शोक में आगरा में ही अपने हाथों से उनके लिए एक मकबरा बनवाया। ये मकबरा लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है और अपनी बनावट में ताजमहल की झलक पेश करता है, इसलिए इसे लाल ताजमहल कहा जाने लगा। आगे हम जॉन हैसिंग और उनकी पत्नी एनी के बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लाल ताजमहल के बारे में जान लेते हैं। जैसे ही आप पादरी टोले के ईसाई कब्रिस्तान में दाखिल होते हैं, एक लाल रंग का मकबरा जैसे आपको अपनी तरफ खींचता है। पहली नजर में ये समझ में आ जाता है कि ये मकबरा ताजमहल से पूरी तरह प्रेरित है। साथ में इस बात का एहसास भी हो जाता है कि किसी आम मोहब्बत ने भी मुमताज और शाहजहां जैसी मोहब्बत की निशानी बनाने का जज्बा दिखाया। ये ताजमहल तो नहीं, लेकिन इसे बनाने वाले की नियत से देखें तो ये ताजमहल से कम भी नहीं। आज जिस कब्रिस्तान में ये मकबरा है, बताया जाता है इसका निर्माण 1550 में मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल के दौरान हुआ था, जब आगरा में रहने वाले अर्मेनियाई ईसाइयों ने अपने मृतकों को यहीं दफनाना शुरू कर दिया था। उस समय कई यूरोपीय सैनिक अलग अलग राजाओं की सेना में काम करते थे और भारत में परिवार रखना सामान्य बात थी। अकबर के शासनकाल में उनका कद बढ़ा तो उन्हें श्वेत मुगल के नाम से जाना जाने लगा। ये उत्तर भारत के सबसे पुराने कैथोलिक कब्रिस्तानों में से एक है। ऐसा नहीं है कि इस कब्रिस्तान में जॉन हैसिंग का मकबरा ही सबसे बड़ा मकबरा है। यहाँ कुछ मकबरे और भी हैं जो मुगल शैली के मकबरों की शक्ल में बने हैं। इस मकबरे को देखिए, अगर इसके गुंबद से क्रॉस का निशान हटा दिया जाए तो आपको ये मुगलिया मकबरा लगेगा। ये मकबरा भी किसी बड़े अफसर का लगता है। इसके अंदर 2 कब्रें हैं, यकीनन ये पति पत्नी रहे होंगे। मकबरे के बाहर चबूतरे पर और भी कब्रें बनाई गई हैं। कब्रों को देखकर लगता है कि मरने वाले हर उम्र के थे। बताया जाता है कि 1857 के भारतीय सैनिकों के विद्रोह के बाद देश भर की तरह आगरा में भी कई अंग्रेज अफसर और उनके परिवार वाले मारे गए। ये उन्हीं मरने वालों की कब्रें हैं जिनमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। इस मकबरे को भी बारीक नक्काशी से सजाया गया है और इसे एक शाही लुक देने की कोशिश की गई है। ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ एक ताजमहल जैसा मकबरा बनाया गया है। इस सफेद मकबरे को देखिए, ऐसा लगता है इसे भी ताजमहल की तरह बनाने की कोशिश की जा रही होगी, लेकिन बजट की कमी ने किसी के सपने को सपना ही बना दिया। यहाँ कब्रों को अलग अलग डिजाइन में बनाया गया है। छतरी नुमा कब्रें देखकर राजपूत राजाओं की छतरियों की याद आती है जो उनकी समाधि पर बनाई जाती हैं। इन कब्रों को देखकर समझ में आता है कि विदेशियों ने अपने परिवार के लोगों की कब्रों के लिए मुगल और राजपूत शैली अपनाई। कुछ कब्रें तो ऐसी भी हैं कि लगता है कि यहाँ मुगल खानदान के लोग दफन हैं। चलिए अब बढ़ते हैं लाल ताजमहल की तरफ। ये मकबरा 2 मंजिला है।
ग्राउंड फ्लोर को ताजमहल की तरह शक्ल दी गई है और यहाँ कई कमरे बने हुए हैं। भूमिगत कक्ष तक जाने के लिए एक रास्ता है जिसमें जॉन हैसिंग की वास्तविक कब्र है। मुख्य मकबरे तक पहुंचने के लिए उसी शैली में सीढ़ियां बनाई गई हैं जैसी ताजमहल में हैं। लाल बलुआ पत्थरों की सीढ़ियों को चढ़कर जब हम मुख्य मकबरे तक पहुंचते हैं तो सामने ही प्रवेश द्वार है और यहाँ से दिखती है मकबरे की असली खूबसूरती और भव्यता। चबूतरे और दीवारों की नक्काशी मुगलिया दौर की याद दिलाती हैं। प्रवेश द्वार के दाएं और बाएं दोनों कोनों पर छज्जे नुमा गोल मंच बने हैं। हो सकता है यहाँ बाद में मीनारों को बनाया जाना हो, लेकिन ये हो न सका। मकबरे में दाखिल होने वाले दरवाजे की चौखट के ऊपर 3 संगमरमर की पट्टियां हैं। फारसी भाषा में लिखा एक शिलालेख एनी हैसिंग के दुख को जाहिर करता है। दूसरे शिलालेख में कर्नल जॉन विलियम हैसिंग की मौत के साल को दर्शाने वाला एक कालक्रम है। तीसरी पट्टी खाली है। शायद ये शिलालेख उनकी पत्नी एनी के लिए छोड़ा गया होगा कि मरने के बाद उनके लिए यहाँ कुछ लिखा जा सके। मकबरे की दीवारों पर लगे लाल बलुआ पत्थर पर फूल पत्तियों की बारीक नक्काशी की गई है। कमल के फूल वाली डिजाइन पर बने खंबे राजपूत शैली में बनाए गए हैं। भले ही दूर से ये मकबरा इतना खूबसूरत ना नजर आता हो, लेकिन करीब से इसकी सुंदरता आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। इस मकबरे का नक्शा मुगल स्थापत्य का अद्भुत उदाहरण है, लेकिन इसमें यूरोपीय डिजाइन की झलक भी मिलती है। एनी हैसिंग ने अपने पति के लिए इस स्मारक को बनवाते समय दोनों संस्कृतियों के वास्तुशिल्प को एक साथ पिरोया है। इसकी पतली मीनारों में लगे गुलदस्ते हूबहू ताजमहल की नकल हैं। इसके छज्जों पर लगी पट्टियां भी ताजमहल की पट्टियों से कम नहीं, बस फर्क है पत्थर और संगमरमर का। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं मकबरे के अंदर और यहाँ 200 सालों से आराम कर रहे जॉन हैसिंग साहब से मुलाकात करते हैं। मकबरे में सिर्फ जॉन हैसिंग की एक बड़ी कब्र है। ये कब्र मकबरे के बीचों बीच बनी है। इससे ये बात साबित होती है कि हैसिंग की पत्नी एनी यहाँ अपनी कब्र नहीं बनवाना चाहती थी, या हो सकता है उनका देहांत भारत में ना हुआ हो, या हो सकता है इस शहर में ना हुआ हो। कब्र के ऊपर एक खास तरह के पत्थर का शिलालेख है जिसमें जॉन हैसिंग के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। कब्र सामान्य है, लेकिन उस पर लगा शिलालेख नायाब लगता है। अंदर से ये मकबरा पूरी तरह से मुगल शैली का एहसास दिलाता है। इसमें दाखिल होने के 4 दरवाजे हैं। यहाँ मुझे एक अजीब चीज देखने को मिली। बाहर से जब हम गुंबद देखते हैं तो हमें एक बड़ा होल यानी सुराख दिखाई देता है, लेकिन गुंबद को अंदर से देखने पर कोई भी सुराख नहीं दिखता। हो सकता है ये गुंबद डबल लेयर में बनाया गया हो, लेकिन इसकी संभावना बहुत ही कम लगती है। कब्र के पत्थर पर मराठा शासक महाराजा दौलत राव सिंधिया का भी नाम लिखा है, जिनकी मुलाजमत में जॉन हैसिंग कर्नल के पद पर तैनात थे। दौलत राव सिंधिया कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पूर्वज थे, जो ग्वालियर प्रांत के शासक थे। उस वक्त आगरा भी मराठा साम्राज्य का हिस्सा था। शिलालेख पर अंग्रेजी में लिखा है कि हैसिंग एक डच व्यक्ति थे जिनकी मौत आगरा के कमांडेंट के तौर पर अपने 63वें वर्ष में 21 जुलाई 1803 को लेक द्वारा आगरा की सफल घेराबंदी से ठीक पहले हुई थी। अब लेक कौन थे ये भी आपको बता देता हूँ। दरअसल गेराल्ड लेक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना के कमांडर इन चीफ थे। उनके नेतृत्व में दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में मराठों को पीछे हटना पड़ा और अंग्रेजों ने 24 दिसंबर 1805 को आगरा के लाल किले पर कब्जा कर लिया। कहा जाता है कि हैसिंग की मौत ब्रिटिश सेना से लड़ते हुए हुई थी, लेकिन ये बात इस कब्र पर लिखे शिलालेख से गलत साबित हो जाती है। शिलालेख के मुताबिक हैसिंग की मौत 21 जुलाई 1803 में हुई, जबकि दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध 11 सितंबर 1803 में शुरू हुआ, यानी हैसिंग के मरने के करीब 1.5 महीने बाद। दरअसल हकीकत यह है कि खराब स्वास्थ्य कारणों से जॉन हैसिंग ने सन 1800 में मराठा सेना की 4 बटालियनों की कमान से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनकी बहादुरी को देखते हुए दौलत राव सिंधिया ने उन्हें आगरा किले के कमांडेंट के तौर पर तैनात रखा। बताया जाता है कि हैसिंग की पत्नी एनी की योजना थी कि इसे लाल पत्थरों की जगह संगमरमर से बनाया जाए, लेकिन मराठा शासक दौलत राव सिंधिया के प्रशासनिक अधिकारियों ने इसकी इजाजत नहीं दी। वो नहीं चाहते थे कि शाहजहां के ताजमहल के मुकाबले किसी तरह का ताजमहल बने। चलिए अब बात कर लेते हैं जॉन हैसिंग भारत कैसे आए और मराठों की सेना में कैसे पहुंचे। औपनिवेशिक शासन के दौरान कई विदेशी लोग अपना भाग्य आजमाने के लिए दुनिया में सोने की चिड़िया के तौर पर जाने जाने वाले देश भारत आया करते थे।
जॉन हेस्टिंग का जन्म नीदरलैंड के उट्रेच में हुआ था और वो सिलोन, जिसे आज श्रीलंका के नाम से जाना जाता है, वहां पहुंचकर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हो गए। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कई युद्ध लड़े और चौथे एंग्लो डच युद्ध में भी भाग लिया। कुछ सालों के बाद वो वापस अपने वतन लौट गए और फिर भारत आए। इस बार उन्होंने डच सेना छोड़कर हैदराबाद के निजाम के लिए काम करना शुरू किया। कुछ समय बाद हैदराबाद के निजाम को छोड़कर हेसिंग मराठा सेना में शामिल हो गए और उन्होंने एक युद्ध में मराठा सेना की कमान संभाली, जिसने निजाम की सेना को हरा दिया। उनकी बहादुरी की बदौलत मराठा शासक महाराजा दौलत राव सिंधिया ने उन्हें आगरा किले और शहर का सेनापति बना दिया। एनी हेसिंग का अपने पति जॉन हेसिंग से प्रेम इतना गहरा था कि उनके बिछड़ने के गम ने इस मकबरे को जन्म दिया। एनी ने इस मकबरे को खुद बनवाते समय हर पहलू पर ध्यान दिया ताकि ये प्रेम की वो निशानी बने जिसे दुनिया कभी नहीं भूले। अफसोस कि ये स्मारक ना तो किसी राजा ने बनवाया, ना ही किसी दरबारी ने, इसलिए वक्त के साथ इसकी कहानी भी गुमनामी के अंधेरों में खो गई। आज लाल ताजमहल वीरान पड़ा है, न कोई गाइड वहां ले जाता है, न कोई भीड़ वहां पहुंचती है, जबकि इससे कुछ ही किलोमीटर दूर असली ताजमहल को देखने रोज लाखों सैलानी पहुंचते हैं। इतिहास ने इस लाल ताजमहल के साथ नाइंसाफी की। शायद आने वाले वक्त में इसे भी वो पहचान मिले जिसका ये हकदार है, ताकि आगरा का ये छिपा हुआ मोती भी दुनिया के सामने अपनी पूरी शान से खड़ा हो सके। आप जब कभी आगरा जाएं तो इस मकबरे को जरूर देखने जाएं, क्योंकि इस ताजमहल को भी एक गवाह चाहिए। आप बनिए वो गवाह जो इसकी कहानी पूरी दुनिया को बता सके।